मित्रों, आज हम लोग शुरुआत करेंगे। आज के क्लास में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग पढ़ेंगे महान में वही अगले भाग में हम लोग पढ़ेंगे सामुद्रिक शक्ति के तत्व। भाई अभी तक हम लोग पढ़ चुके सामुद्रिक शक्ति के सिद्धांत के बारे में, महान के परिचय के बारे में जान चुके हैं। अब इसमें हम लोग सामुद्रिक शक्ति के तत्वों के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, सामुद्रिक शक्ति के प्रमुख तत्व इस प्रकार हैं, जो कि कई तत्वों में है, जिनके द्वारा एक राष्ट्र जो है अपने आप को सामुद्रिक शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित कर सकता है। किन किन चीज़ों की उसको जरूरत पड़ती है, कुछ प्रकृति ने दिया है, कुछ आप ने करेंगे, यानी कुछ भगवान ने दिया है, कुछ आप अपने से करेंगे। ठीक है। पहला नंबर है भौगोलिक स्थिति। भौगोलिक स्थिति आप स्वयं नहीं करेंगे, ये भगवान ने आपको किन भौगोलिक स्थितियों में ढाला है, कहाँ आपको पैदा किया है, फिर ये पता चलेगा कि आप जिस राष्ट्र में आप जन्म लिए हैं उसके पास समुद्र है भी या नहीं। ठीक है। चलिए, पहला है भौगोलिक स्थिति। भौगोलिक स्थिति आप देख सकते हैं। भौगोलिक स्थिति यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण तत्व होता है, जो खास करके प्रकृति द्वारा प्रदत्त होता है। राष्ट्र अपनी अवस्थिति के अनुसार ही शक्ति का विकास करता है। और एक राष्ट्र की अवस्थिति, बच्चों एक बार हम आपको बता दें, कोई भी राष्ट्र होगा सिर्फ तीन अवस्थितियों में ही, तीन रूप में ही होगा भाई। या तो द्वीप होगा, या प्रायद्वीप होगा, या भू अवस्थित क्षेत्र होगा। द्वीप का मतलब या चारों तरफ समुद्र से घिरा होगा, अर्थात पानी के बीच में कोई राष्ट्र स्थित होगा, जैसे द्वीप के रूप में हो गया, जैसे मालद्वीप हो गया, श्रीलंका को मान सकते हैं। ऐसे जो द्वीप जो समुद्र में हैं वे द्वीपीय आकार में है, जिनके पास सिर्फ जलीय सीमाएं होती हैं। अन्य राष्ट्रों से या अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं में थलीय सीमा नहीं होती। दूसरे होते हैं प्रायद्वीपीय। प्रायद्वीपीय वो राष्ट्र होते हैं जिसके पास जल और थल दोनों है, यानी समुद्री सीमा भी है और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं में थलीय सीमा भी है। ऐसे राष्ट्रों में भारत जैसे हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, चाइना हो गया, ये राष्ट्र जो है जो समुद्र जल और थल दोनों से घिरे हुए हैं, उन्हें कहते हैं प्रायद्वीप। ठीक है। यानी जिसके पास जलीय और थलीय दोनों सीमाएं हैं। ये राष्ट्र प्रायः अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि थलीय सीमा का भी प्रयोग ये व्यापार के लिए कर सकते हैं और जलीय सीमा का प्रयोग भी ये व्यापार के लिए कर सकते हैं। और ऐसे राष्ट्रों में विकास जो है बहुत तेजी से होता है, क्योंकि ना तो जल में जाने, पानी में जाने के लिए, समुद्र में जाने के लिए, सामुद्रिक यात्राओं के लिए, ठीक है, ना तो इनको किसी और के ऊपर निर्भर रहना होता है, ये स्वयं अपने आप में पूर्ण होते हैं, ना ही थल मार्ग से कोई व्यापार करने के लिए या कोई भी अन्य कार्य करने के लिए, आवागमन के लिए किसी और से पे आधारित होते हैं। इसलिए ऐसे राष्ट्र जो प्रायद्वीपीय होते हैं ये अच्छे माने जाते हैं। तीसरा है भू अवस्थित। भू अवस्थित वे राष्ट्र होते हैं जिनके पास केवल थलीय सीमाएं होती हैं, जिनके चारों तरफ ना तो अगर इनको जल में जाना हुआ या समुद्र में जाना हुआ तो बिना किसी की मदद के नहीं जा सकते, तो वे राष्ट्र कहलाते हैं भू अवस्थित। जैसे नेपाल हो गया, भूटान हो गया, और ये फरी क्या बोलते हैं इधर जो है ऊपर, अरे तिब्बत हो गया। ऐसे बहुत से राष्ट्र ऐसे हैं जो चारों तरफ जो है, जिनके अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं में जिनके पास थलीय सीमाएं हैं, वो हैं भू अवस्थित। तो मित्रों आप समझ गए होंगे, द्वीपीय का मतलब जो चारों तरफ जलीय सीमाएं हो, प्रायद्वीप का मतलब है जलीय और थलीय जिन राष्ट्रों के पास दोनों सीमाएं हो, प्रायद्वीप है, जैसे भारत है। और जिसके पास केवल थलीय सीमाएं हैं, जलीय सीमाएं नहीं है, वो है भू अवस्थित। इसे अस्थलबद्ध राष्ट्र भी कहते हैं। ठीक है। चलिए, अब इसमें देख सकते हैं आगे, चूंकि हम लोग पढ़ रहे हैं सामुद्रिक शक्ति के तत्व में है भौगोलिक तत्व है। भौगोलिक तत्व में आप समझ सकते हैं कि भौगोलिक स्थिति में वही स्थित राष्ट्र शक्तिशाली माना जाएगा जिसके पास समुद्र होना चाहिए। भाई समुद्र नहीं है तो सामुद्रिक शक्ति होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, है ना। चलिए, विस्तृत समुद्र तटीय वाला राष्ट्र ही सामुद्रिक शक्ति के विकास हेतु ध्यान देता है, बात तो सही है। स्थलबद्ध राष्ट्र अपनी सामुद्रिक शक्ति का विकास नहीं कर सकते। जैसे हमने बताया ना कि जिनके पास समुद्र नहीं है वो बेचारे क्या विकास करेंगे, उनको समुद्र में जाने के लिए खुद ही दूसरों पर निर्भर रहना है, तो बेचारे कहाँ से विकास कर पाएंगे। अब ब्रिटेन को देख लीजिए, उदाहरण के रूप में कहा गया, ब्रिटेन अपने भौगोलिक स्थिति के कारण ही महान नौसैनिक शक्ति बन सका। ब्रिटेन जो है एक प्रकार से चारों तरफ से एक द्वीपीय राष्ट्र है, चारों तरफ जो है जल से घिरा हुआ है। आप मैप, अगर आप वर्ल्ड का मैप आप देखेंगे तो ब्रिटेन की स्थिति वही नजर आएगी। ब्रिटेन के बीच में आयरलैंड है, बाकी चारों तरफ जल से ही घिरा हुआ है। ठीक है। दूसरा है भौगोलिक अनुकूलता। भौगोलिक अनुकूलता का मतलब है कि भौगोलिक स्थिति में केवल समुद्र ही होना बड़ी चीज नहीं है। जो समुद्र है उसके पास ऐसे
बनावट होनी चाहिए कि जहाँ पे समुद्र क्या बोलते हैं बंदरगाहों को विकसित किया जा सके। ठीक है, अगर छिछला समुद्र है तो वहाँ बंदरगाह बन नहीं सकता, क्योंकि बहुत किनारे तक नौका वो जहाज आ नहीं सकते। यानी पत्थर या जो है कगार टाइप का होना चाहिए, जहाँ पर किनारे तक हो गहरीला होना चाहिए। भाई आजकल तो मान लीजिए देखा जाए तो यंत्रीकरण का ज़माना है, गहराई तो जो है फिर भी की जा सकती है। जब ये इतना बड़ा जो है क्या बोलते हैं स्वेज नहर और ये पनामा नहर की खुदाई हो गई, तो आजकल तो ये जो है जहाज़ों के लिए बंदरगाह बनाए भी जा सकते हैं कहीं पर भी, केवल वहाँ की गहराई बढ़ाकर। ठीक है, चलिए, तटों की समुद्र के तटों का स्वरूप सामुद्रिक विकास के अनुरूप होना चाहिए। तटों की बनावट से अच्छे बंदरगाहों का निर्माण हो सकता है। जीविका के क्षेत्र में समुद्र पर निर्भरता होनी चाहिए और व्यापार के क्षेत्र में भी समुद्र पर निर्भरता होनी चाहिए, अर्थात राष्ट्र के नागरिक समुद्र की ओर रुचि लेना चाहिए। ऐसा ना हो कि समुद्र से दूर भागें, तो समुद्र से दूर भागेंगे तो सामुद्रिक शक्ति का विकास संभव नहीं है। यानी समुद्र में निर्भरता हो, चाहे मछली पकड़ें, घूमें टहलें, मौज करें, समुद्र में आनंद का अनुभव करें, है ना। यानी समुद्र एक प्रकार से आकर्षण का केंद्र हो। ठीक है, अधिक अंदर तक समुद्री क्षेत्र एवं कटे फटे समुद्री तट जनता एवं सरकार को नौशक्ति के विकास हेतु प्रेरित करते हैं। मित्रों, यहाँ अंदर तक कटे फटे का मतलब ये है कि अंदर तक अगर राष्ट्र के अंदर अगर समुद्र के जैसे नदियाँ होती हैं, इसी तरह समुद्र के क्षेत्र काफ़ी गहराई लेकर राष्ट्र के अंदर तक रहेंगे तो बहुत से पड़ोसी या तटीय जो गाँव होंगे, तटीय नगर होंगे, उन सबको जो है समुद्र में घुसने का मौका मिलेगा। तो वहाँ पर जो है लगभग ज़्यादा अगर राष्ट्रों में अगर समुद्र के तट किनारे अंदर तक घुसे होते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मछली पकड़ने का, समुद्र में घूमने का शौक जागृत होता है। तो वे लोग जो है समुद्र की ओर से अपने आप को समुद्र पर निर्भर बना लेते हैं, कोई भोजन के लिए, कोई घूमने टहलने के लिए, कहीं पर्यटन के लिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। क्योंकि शांति काल में जितना हम लोग समुद्र में इंटरेस्ट लिए रहेंगे, युद्ध काल में वही काम देता है। अन्यथा पानी देखने से तो ऐसे भी डर लगता है कहीं डूब के न मर जाएं, है ना। चलिए, अगला है, दूसरा है क्षेत्रीय विस्तार। क्षेत्रीय विस्तार राष्ट्र की शक्ति का आधार स्तंभ होता है। अधिक क्षेत्र, अधिक विस्तार, अधिक जनसंख्या, अधिक प्राकृतिक संसाधन सामुद्रिक शक्ति के विकास में सहायक होते हैं। मित्रों, अधिक विस्तार यानी राष्ट्र बड़ा हो, समुद्रिक क्षेत्र बड़ा हो, कटे फटे अंदर क्षेत्रों तक घुसा हुआ हो जल, यानी जल का प्रयोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है समुद्र के जल का प्रयोग करेंगे, एक राष्ट्र उतना ही अधिक ताकतवर होता जाएगा। अधिक जनसंख्या रहेगी, अधिक जनसंख्या रहेगी तो हो सकता है जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग मछलियों पर आधारित हो जाए, या जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग समुद्री व्यापार पर आधारित हो जाए। ठीक है, और अधिक प्राकृतिक संसाधन होंगे तो उससे जो है नौसैन्य आप बोलते हैं जहाज उद्योग भी लगाए जा सकते हैं, जहाँ पर जहाज़ों का निर्माण हो सकता है। तो इसमें लोहा हो सकता है, एल्युमिनियम हो सकता है, पीतल तांबा जो भी होगा औद्योगिक क्षेत्र, उससे जो है नए नए जहाज़ों का निर्माण होना संभव हो सके। लकड़ियाँ हैं, लकड़ियों का भी प्रयोग होता है जहाज़ों में। ठीक है, अधिक क्षेत्रीय विस्तार बंजर एवं रेगिस्तानी क्षेत्र कमजोरी का प्रतीक होता है। भाई रेगिस्तानी क्षेत्रों में तो समुद्र वैसे भी बहुत नहीं रहता। प्राकृतिक संसाधन की उपलब्धता के आधार पर नौसैनिक उद्योग को विकसित किया जा सकता है, बात सही है। कम क्षेत्रफल एवं सीमित संसाधन वाले राष्ट्रों में सामुद्रिक विकास कठिन होता है। भाई छोटा राष्ट्र है, संसाधन भी नहीं है, जहाज कहाँ से बनाएंगे, लोहा नहीं है, लंगड़ नहीं है, दुनिया भर का जो हमारे पास व्यवस्था ही नहीं है, तो ना तो जहाज बना पाएंगे, ना पनडुब्बियाँ बना पाएंगे, तो समुद्रिक शक्ति का विकास कैसे होगा। छोटा सा राष्ट्र है तब भी बहुत मुश्किल है ना। अगला है जनसंख्या एवं जन अभिरुचि। सामुद्रिक शक्ति के विकास में केवल जनसंख्या का अधिक होना ही आवश्यक नहीं है, जनता की नौवहन, समुद्री व्यापार एवं समुद्री यातायात में रुचि होनी चाहिए। यानी जनता भले बहुत ज़्यादा हो, लेकिन अगर समुद्र में कोई इंटरेस्ट नहीं है, समुद्र में कूदने से ही डर लगता है, नौकाओं को चलाने से ही डर लगता है, तो ऐसा राष्ट्र समुद्र के अगर यातायात में रुचि नहीं है, समुद्र में घुसने में रुचि नहीं है, समुद्र में खेलने में रुचि नहीं है, मछलियों को पकड़ने में रुचि नहीं है, या समुद्र से आपका भय बना हुआ है, तो ऐसे राष्ट्र जो है सामुद्रिक शक्ति का विकास अपना नहीं कर सकते।
ठीक है। और जनता को नौवहन, समुद्री व्यापार एवं समुद्री यातायात में रुचि होनी चाहिए। शांतिकालीन समुद्री व्यापार काफ़ी समय तक सामुद्रिक युद्धों को बर्दाश्त कर सकता है। भाई शांतिकाल में हम जितना अधिक जो है सामुद्रिक व्यापार किए रहेंगे, सामुद्रिक यात्राएं किए रहेंगे, समुद्र में मछलियां पकड़े रहेंगे, यानी समुद्र में हम जितना अधिक चहलकदमी कर सकेंगे, समझ लीजिए युद्ध की एक प्रकार से तैयारी है। तो अगर शांतिकाल में हम लोग समुद्र में टहलते रहेंगे तो युद्ध में भी अगर समुद्र में कूदना पड़े तो हमें डर नहीं लगेगा। एक प्रकार से युद्ध काल का ही एक छोटा सा अभ्यास हो जाता है। समुद्र में घुसना, समुद्र में नौकायन करना, समुद्र में व्यापार करना, समुद्र में यातायात करना, बहुत सारी चीजें जो भी आप समुद्र में कर सकिए, यानी रुचि होनी चाहिए। ठीक है। राष्ट्रों में ऐसी तकनीकी क्षमता से युक्त जनता हो जो युद्ध एवं शांतिकाल दोनों में व्यापारिक पोत, युद्ध पोत का निर्माण कर सके। मित्रों, टेक्नोलॉजी का जमाना है, सब लोग जानते हैं। अगर टेक्निकल जनता नहीं है तो शांतिकाल और युद्ध काल चाहे जो हो, जब युद्ध पोत बनाने की क्षमता नहीं है, युद्ध पोतों के नए प्रकार से आधुनिक बनाने की क्षमता नहीं है, तो ऐसे राष्ट्र जो है क्या विकास करेंगे। अर्थात ऐसी जनता हो जो टेक्निकल हो, नए नए युद्ध पोत की नई नई डिजाइन कर सके, पोतों की डिजाइन कर सके, अन्य प्रकार के नए यंत्रों का रिसर्च और उनका निर्माण भी कर सके। भाई पनडुब्बियां बनी, उसके बाद अन्य जल में घुसने वाले बहुत से यंत्र बने हैं। तो ऐसे ही जो है टेक्निकल या वैज्ञानिक जनता होनी चाहिए, वैज्ञानिक भी होने चाहिए और टेक्निकल जनता भी होनी चाहिए। शांतिकाल में समुद्र पर निर्भरता जनता के आकर्षण का केंद्र होना चाहिए। भाई शांतिकाल में समुद्र पर निर्भरता यह जनता को अच्छा लगना चाहिए, सीधी सी बात। समुद्र की ओर जनता को इंटरेस्ट समुद्र में होना चाहिए। अगला है राष्ट्रीय चरित्र। सामुद्रिक शक्ति के निर्माण में नागरिकों को अभिरुचि होनी चाहिए, ये तो सब लोग जानते। राष्ट्र के सामुद्रिक विकास है तो सामुद्रिक यात्राओं को बढ़ावा मिलना चाहिए। सामुद्रिक शक्ति बनने के लिए एक प्रकार से राष्ट्रीय चरित्र का मतलब होता है राष्ट्र का स्वभाव। राष्ट्र का स्वभाव कौन विकसित करेगा? राष्ट्र का राजा होगा या राष्ट्राध्यक्ष होगा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जो भी होंगे। इनका जो है उद्देश्य होता है कि जनता को समुद्र की यात्राओं में या समुद्र की यात्रा की ओर जनता का ध्यान आकृष्ट करें और उनको जो है उस ओर प्रेरित करें। ठीक है। सामुद्रिक शक्ति बनने के लिए राष्ट्र की समुद्र पर निर्भरता होनी चाहिए। शांतिकालीन समुद्री व्यापार सामुद्रिक शक्ति का ही एक स्वरूप होता है। समुद्र पर निर्भरता राष्ट्रीय कार्य होना चाहिए। एक प्रकार से समुद्र में अगर आप यातायात करते हैं तो जान लीजिए सामुद्रिक अभ्यास कर रहे हैं। ठीक है। जैसे आपस में तलवार चलाना, गदा चलाना अभ्यास के रूप में, तो वो अभ्यास होता है जो कि जितना आप अभ्यास किए रहेंगे युद्ध में उतनी अधिक कुशलता दिखाएंगे। तो इसी तरह समुद्र में यातायात, समुद्र पर मछलियां पकड़ना, समुद्र में घुसना, इधर उधर ढूंढना, एक प्रकार से ये सामुद्रिक अभ्यास कह सकते हैं। समुद्र में चलने के आप आदी हो सकते हैं। आप देख सकते हैं हम कितनी गति से हम समुद्र में चल सकते हैं। अंत में जब युद्ध के समय जरूरत पड़ेगी तो आपका वही अभ्यास काम आएगा। ठीक है। अगला है राष्ट्रीय स्तर पर जनता की रुचि समुद्र की ओर होनी चाहिए। ठीक है। अगला है शासन का स्वरूप। सरकार की प्रकृति का सामुद्रिक शक्ति के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सरकार द्वारा सामुद्रिक शक्ति को बढ़ावा देना चाहिए, यानी सरकार का दायित्व है कि अपनी जनता का ध्यान समुद्र की ओर आकृष्ट करे और चाहे जैसे भी हो एन केन प्रकारेण जनता को समुद्र की ओर में बढ़ने के लिए प्रेरित करे कि जनता समुद्र में रुचि लेने लगे। सरकार द्वारा जनता का ध्यान समुद्र की ओर आकृष्ट कराना, सरकार द्वारा स्वयं नौसैनिक शक्ति निर्माण को प्रोत्साहन देना। सरकार की कुशलता, बुद्धिमत्ता एवं दृढ़ संकल्प किसी भी प्रकार की शक्ति के निर्माण में प्रभावशाली तत्व सिद्ध होते हैं। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर भी आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आता है तो आप लोग कमेंट करिएगा। फिलहाल पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए बच्चों। लाइक और सब्सक्राइब का ध्यान जरूर दिया कीजिए। ठीक है। बड़े प्रेम से आप लोगों से कहते हैं लाइक और सब्सक्राइब का ध्यान जरूर दिया कीजिए। ठीक है। फिलहाल मर्जी आप लोगों की ही अंतिम।